हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे नेक्स्ट एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पर हम केवल सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं। हम एक एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम करते हैं। केवल रट्टाफिकेशन हमारे चैनल पर नहीं होती है, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर आसियान शब्द से आपका क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए, और अगर आसियान शब्द से आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन मिलते हैं वो इजीली आप इसको समझ पाओगे। जैसे आसियान की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछी जा सकती है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन में मिल सकते हैं। आसियान की जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। याद रखिए, 8 अगस्त 1967 को हुई थी आसियान की क्या स्थापना। याद रखें, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो आसियान में केवल यही सदस्य नहीं है, 10 सदस्य यहाँ पर शामिल हैं। 10 देशों की संख्या यहाँ पर शामिल है। तो ये 1 2 3 4 5 ही हैं यहाँ पर, 5 और इसमें आएंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। बिल्कुल सही है, आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। यहाँ पर आसियान का क्या मतलब है आपको ये मैं बता देती हूँ। आसियान का मतलब होता है 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करता है। तो ये क्या कार्य करता है आसियान? ये कार्य करता है कि जो देश हैं आपस में समूह में आर्थिक विकास के बारे में बात करें, और जो समृद्धि है, समृद्धि को बढ़ाने के लिए उसके बारे में बात करें, और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करें। तो इनका ये काम है। ये 8 देश यहाँ पर हैं। 8 देशों में से यहाँ 5 है। मैं आपको नेक्स्ट जितने भी बचे हैं वो भी लिखवा देती हूँ, बता देती हूँ। यानी यहाँ पर 10 सदस्य कौन कौन से हैं? 10 सदस्य यहाँ पर हैं ब्रेनई, एक और इसमें आ जाएगा ब्रेनई, और एक और आएगा कंबोडिया, एक और आएगा इंडोनेशिया, और एक और इसमें आएगा लाओस, और एक इसमें आएगा मलेशिया। यहाँ पर आया हुआ है तो मलेशिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और है यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। देखो यहाँ पर 10 देश हो गए हैं, तो आप इनको याद रखिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, थोड़ा टिक से याद रख लीजिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रेनई, लाओस, म्यांमार। ठीक है, ये 10 सदस्य आप बिल्कुल अच्छे से इनको नोट्स बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आसियान शब्द है, इस शब्द से देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 10 सदस्य की संख्या हो सकती है। और इसका मतलब क्या होता है आसियान का मतलब, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है, मैं दोबारा डिटेल बता देती हूँ इसकी, 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों। कौन से? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि, किसके बारे में बात करते हैं? आर्थिक विकास और समृद्धि के बारे में, बात करते हैं। और उसके साथ साथ ये क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं, शांति और स्थिरता स्थापित करने का। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने करवा दिए हैं, और इसका ऑप्शन रहेगा 1 2 3 डी ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ भी चीज़ रटने से हमारे लिए
जो है 2-4 मिनट ही याद रहती है, या 1 दिन रख लोगे या 2 दिन रख लोगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। किसी भी पेपर में कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको कर लोगे। ज़रूरी नहीं एचटेट वाले बच्चे इस क्लास को देखें, यहाँ पर आप सभी के लिए हेल्पफुल है ये क्लास, क्योंकि यहाँ जो एसएसटी है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है, हर एक पेपर में आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? जो बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, कोल्डेरा। यहाँ पर ज्वालामुखी अंतर्वर्ती मतलब अंदर, हमारी जो अर्थ उसके अंदर ज्वालामुखी जो है वह स्थलाकृति नहीं है। तो बैथोलिथ भी हमारी आंतरिक में आती है, लैकोलिथ भी हमारी आंतरिक में आती है, फैकोलिथ भी हमारी आंतरिक में आती है, लेकिन जो काल्डेरा है ये हमारी ज्वालामुखी जो है आंतरिक ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल बताना चाहूँगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि जो बैथोलिथ है, लैकोलिथ है और फैकोलिथ है, ये सारे हैं हमारे क्या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जो बैथोलिथ है वह पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाने वाला एक विशाल पिंड है। जो बैथोलिथ है यह पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाला, सबसे नीचे पाया जाने वाला बैथोलिथ होता है, और यह पृथ्वी के 100 वर्ग किलोमीटर जो है पृथ्वी के 100 वर्ग किलोमीटर ऊपर उठा सकता है। पृथ्वी को 100 वर्ग किलोमीटर ऊपर उठा सकता है, ठीक है, यही काम कर सकता है। और बैथोलिथ है, जो बैथोलिथ वो मैग्मा के ठोस होने से बनता है। जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठोस होने से बैथोलिथ बनता है, और यह पृथ्वी की सतह के नीचे कई प्लूटोन के मिलने से बनता है। बहुत सारे प्लूटोन के मिलने से बैथोलिथ बनता है। ये बैथोलिथ की डिटेल हो गई। उसके अलावा ये जो बैथोलिथ है और ये लैकोलिथ है, दोनों ही आगन्य चट्टानों में आते हैं। कौन सी चट्टानें? चट्टानें भी कई तरह की होती है, आगन्य चट्टानें, अवसादी चट्टानें, तो इस तरह की कई सारी चट्टानें होती हैं। एक ही क्वेश्चन से हम पूरा टॉपिक ही क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ है, यह जो है अवसादी चट्टानों के स्तरों के अंदर पाया जाने वाला एक गुम्बद जैसा पिंड होता है। कहाँ? अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाने वाला एक गुम्बद जैसा पिंड होता है। मैं आपको यहाँ पर आकृति बनाकर भी दिखाऊंगी, क्योंकि आपको उससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा का पूरा। तो ये लैकोलिथ है, यह मैग्मा के दबाव से, किसके दबाव से? मैग्मा के दबाव से बनता है, और ये अवसादी चट्टानों के स्तरों को ऊपर उठाता है। किसको उठाता है? अवसादी चट्टान जो है उसके स्तरों को ऊपर उठाता है और मोड़ दे देता है। ऊपर उठाता है और मोड़ दे देता है। और कैसा मोड़ देता है वो हम देखेंगे। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी इसका, ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। कैसा कैसा ये डायग्राम देगा। तो इसमें देखो फैकोलिथ है, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक ज्वालामुखी है। लेकिन जो काल्डेरा है यह आंतरिक ज्वालामुखी में नहीं आता, ये बाहरी में आता है, तो इसको आंतरिक में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसकी डिटेल होगी। और इसका आकार कैसा होता है? लैकोलिथ का आकार अगर मैं बात करूं तो आकार होता है मशरूम जैसा दिखाई देता है। जो आप खाने में यूज करते हैं मशरूम, उसको उसके जैसा आकार दिखाई देता है, ऐसा इसका आकार दिखाई देता है लैकोलिथ का। और जो है ये पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है। ये इसकी डिटेल हुई। उसके बाद जो लैकोलिथ है, ये लैको और लिथ से दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलता है। लैको का अर्थ है तालाब, और लिथ का अर्थ है पत्थर। क्या आता है? पत्थर का जो तालाब है ये लैकोलिथ होता है। पत्थर का तालाब मतलब जो हमारा ज्वालामुखी मैग्मा होता है वो ठंडा होने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं लैकोलिथ। तो यहाँ पर इनकी डिटेल देख लेते हैं। और यहाँ मतलब हम डायग्राम में सीखेंगे। पैथोलिथ मैंने आपको बता दिया, आगन्य चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, ये सारे पैथोलिथ में आते हैं। अब सादी चट्टानों की बात करें तो ये इसमें आती हैं। और लैपोलिथ और फैकोलिथ ये भी हमारे तीनों ज्वालामुखी में ही आते हैं। सबसे जो है
लो क्वालिटी का फेकोलिथ होता है। सील, सीट और डाइक ये क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये डायग्राम मैं आपके लिए बना रही हूँ। देखो यहाँ पर इस तरह से अगर ज्वालामुखी हमारे धरती के अंदर फटता है तो ये आकृति होती है हमारी बैथोलिथ की। किसकी? बैथोलिथ की आकृति ये होती है हमारी, यानी ज्वालामुखी फूटा और पर्वत के आकार के जैसा हमारी पृथ्वी के अंदर ही ये बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर लावा जो है वो हमारी धरती के ऊपर पहुँचता है, यानी मान लो ये सरफेस है हमारा, तो उस धरती के ऊपर जो ये लावा पहुँचता है ये जो लावा के रूप में ये इस तरह से जम जाता है तो लावा पठार बोलते हैं इसको, लावा पठार इसको बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ से ही बैथोलिथ से ही हमारा क्या बनता है, देखो लैकोलिथ बनता है। लैकोलिथ की आकृति जैसे कि मैंने आपको बताई एक मशरूम की आकृति के जैसा होता है, ये हमारा होता है लैकोलिथ। क्या होता है? लैकोलिथ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लैकोलिथ के बाद किसकी? लेपोलिथ की। किसकी? लेपोलिथ कैसे होता है हमारा? लेपोलिथ का आकार एक चांद के आकार के जैसा होता है, इस तरह से ये होता है हमारा लेपोलिथ। क्या होता है? लेपोलिथ। लेपोलिथ के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी बात करूं, यहाँ से हमारा मान लो यहाँ से ज्वालामुखी फूटा, उसके बाद हमारा यहाँ से ज्वालामुखी ये इस आकृति में जो आ गया ये होता है हमारा सीट। क्या होता है? सीट इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर चला गया, उसके बाद हमारा जो है सरफेस पर जाएगा। उससे पहले यहाँ पर इस तरह से कुछ बन जाता है हमारा, इस तरह से कुछ बन जाता है, तो ये होती है हमारी, ये हमारी आकृति ऐसे भी हो सकती है और यहाँ से हमारी आकृति ऐसे भी हो सकती है। ये हमारी होती है डाइक। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर से बाहर जाते हुए लावा जो है बीच में ही जम जाता है, ये डाइक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे फिर है हमारा इस तरह से ज्वालामुखी बाहर पृथ्वी के सरफेस पर जाता है और इस तरह से कुछ आकृति बन जाती है, ये होता है हमारा ज्वालामुखी शंकु। क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु। देखो यहाँ से हम बहुत से कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। ये जो हमारा एरिया होता है ज्वालामुखी छिद्र। क्या होता है? ज्वालामुखी छिद्र इसको बोलते हैं। और यहीं पर हमारा ज्वालामुखी क्रेटर भी बोलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र या ज्वालामुखी क्रेटर इसको बोलते हैं। तो ये हम याद रखना पड़ेगा ज्वालामुखी वाला क्लियर करने के लिए। और काल्डेरा क्या होता है? ये काल्डेरा होता है यहाँ पर, काल्डेरा की बात करूँ मैं, काल्डेरा होता है हमारा एक बड़ा कढ़ाई जैसा खोखला स्थान। जैसे अगर हमारा लावा ऊपर की तरफ आया और वापस से अंदर की तरफ गया पृथ्वी के अंदर, तो एक कढ़ाई के जैसी आकृति के रूप में एक बन जाता है। तो एक बड़ी कढ़ाई जैसा खोखला स्थान जो ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा कक्ष के खाली होने के तुरंत बाद बनता है। मैग्मा ऊपर आया पृथ्वी पर, वापस से चला गया, तो कढ़ाई जैसा आकार जो बन गया जिसका काल्डेरा, इसकी आकृति भी पूछी जा सकती है। तो कढ़ाई जैसी आकृति किसकी होती है? काल्डेरा की जैसी आकृति। ठीक है, और पृथ्वी में एक बड़ा गड्ढा होता है जो ज्वालामुखी के फटने और फिर अपने ही ढह जाने से बनता है। इसकी ये डिटेल होगी काल्डेरा की, अपने स्थान से फटकर वापस से अपनी जगह पर चले जाना, ये होता है काल्डेरा। ये इसकी डिटेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल रहते हैं और ये आपके लिए कितने जो है और कितना कंसेप्ट आपका इनसे क्लियर हो जाता है, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप, प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें। यहाँ से बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलती हूँ। एक ही क्वेश्चन में हमारा लगभग एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसी पेपर के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। आप आगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता
है। यहाँ जिस क्वेश्चन की डिटेल की नीड नहीं होगी वहाँ हम डिटेल नहीं करेंगे। जैसे इसका सीधा क्वेश्चन का आंसर बनता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, कीमत निर्धारित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, लाभ प्रेरित अर्थव्यवस्था। तो ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, कैसी होती है? नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जो समाज के कल्याण के लिए समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। तो ये होती है नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से नियोजित में एक ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, इसमें सामूहिक स्वामित्व होता है, यानी सभी का स्वामित्व होता है, सामूहिक स्वामित्व होता है, और इसमें समानता पर व्यापक जोर होता है। समानता पर जोर होता है, व्यापक जोर, ये इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारी, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है UNFCCC जो है ये कब लागू हुआ? यहाँ पर कब लागू हुआ है और ये देखना है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए UNFCCC क्या है, ये भी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये क्या है। तो 127 का आंसर हमारा रहेगा डी। 21 मार्च 1994 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो है UNFS में डिटेल बताना चाहूंगी पहले, ये क्या है। UNFCCC जो है एक संयुक्त राष्ट्रीय इकाई है। क्या है? यह एक संयुक्त राष्ट्रीय इकाई है, संयुक्त राष्ट्र इकाई है, संयुक्त राष्ट्र इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए, जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसके खतरे के लिए एक तरह से वैश्विक प्रक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। किसका? जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसके खतरे के लिए वैश्विक प्रक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। यानी जो जलवायु होती है, जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित जो हस्तक्षेप होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो हस्तक्षेप किए जाते हैं हमारी जलवायु के लिए, वो उससे बचने के लिए एक ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता को स्थिर करना, ये इसका कार्य होता है, उद्देश्य होता है इसका। जो मानव जनित हस्तक्षेप जो होते हैं किसके? जलवायु प्रणाली के अंदर, जलवायु के अंदर मनुष्य के जो हस्तक्षेप होते हैं उससे बचने के लिए एक जो है ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता को स्थिर करना इसका काम होता है, इसका उद्देश्य होता है। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, ये पूछा जा सकता है। प्रथम जो है विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? पहला जलवायु सम्मेलन ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और यहाँ से, और इसमें कितने सदस्य देश होते हैं? इसमें होते सदस्य 195, 195, ठीक है, 195 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको UNFCCC क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन रॉसेल द्वारा नहीं लिखी गई? किसके द्वारा? जॉन रॉसेल के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? यह नहीं लिखी गई, जॉन रॉसेल द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 20 डी आंसर रहेगा इसका। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो है, ये कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम ये इन्होंने नहीं लिखी है। और यह क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी आप नाम याद कर लीजिए कि जॉन रॉसेल के द्वारा लिखी गई, जॉन रॉसेल के द्वारा लिखी गई, जॉन रॉल्स के द्वारा, रॉसेल नहीं है, रॉल्स है, सॉरी, जॉन रॉल्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी गई और द लॉ ऑफ पीपुलस लिखी गई। और
लिबरलिज्म लिखी गई। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, जॉन रॉल्स के द्वारा ये लिखी गई पुस्तकें। और ये कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये जो है ये किसके द्वारा, इसका हिंदी नाम होता है, इंग्लिश में तो होता है इसका कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये इसका नाम होता है। और इसका जो हिंदी नाम होता है वो पूंजीवाद और स्वतंत्रता, ये इसका हिंदी नाम होता है। ये जो है ये है किसके द्वारा, मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन की यह पुस्तक लिखी गई, जो कि लिखी गई 1962 में। 1962 में शिकागो प्रेस में, 1962 में शिकागो प्रेस विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई थी, और जिसमें उदार समाज में आर्थिक पूंजीवाद की भूमि पर चर्चा की गई। क्या इसमें चर्चा की गई, इसके अंतर्गत उदार समाज में आर्थिक पूंजीवाद, उदार समाज में आर्थिक पूंजीवाद की भूमिका पर चर्चा की गई। ठीक है, और ये इसकी हुई डिटेल फ्रेंड्स। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जॉन रॉल्स के द्वारा ये 3 पुस्तकें लिखी गई, तीनों के नाम आप याद रख लीजिए, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, द लॉ ऑफ पीपुल्स और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये इसकी लिखी गई हैं। और जो ये लिखी गई कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये लिखी गई है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा 1962 शिकागो के विश्वविद्यालय में। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी डिटेल मैंने बता दी है। नाइट्रोजन है ये इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी है, इसमें से गलत बताना है। तो गलत में तो सीधा ही दिख रहा है हमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0036 नहीं होती, 0.0 ये होती 0.03 भी ठीक है, 0.04 भी ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है 78% भी आ सकता है, और यहाँ पर ये होती है 0.03 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, 0.04% लगा के चलो। और ऑक्सीजन है 21% भी आ सकता है यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ 78% भी हो सकता है। आर्गन है जो वो हमारी कितनी होती है, 0.93 ही होती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी गलत है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डी। यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी, तो मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी। कैसी होगी, अनंत होगी मांग की लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं आपके विचार से सहमत न हो पाऊं, फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। यह वक्तव्य किसका है, तो यह वक्तव्य किसका है, यह वक्तव्य है फ्रेंड्स वोल्टेयर का यह वक्तव्य, याद रखिएगा। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा, यह वोल्टेयर ने कहा था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन है। मध्यकालीन भारत में जो बंजारा है वह कौन थे, तो इनमें से आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा 32 का ए, खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवहन के लिए। यानी इसकी डिटेल हुई कि ये बंजारे जो लोग थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खाने की चीजें उनको ले जाते थे, ये खानाबदोश समूह बंजारे थे। कौन थे, खानाबदोश समूह बंजारे थे। और जो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे आमतौर पर व्यापारी का काम करते थे, व्यापारी होते हैं वो भी इसी में आएगा, तो व्यापारी भी आप याद रख लीजिएगा, ये व्यापारी होते थे। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में बंजारों को शहरी बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसके काल में इनका इस्तेमाल किया जाता था, ये क्वेश्चन भी अलग से बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में इनका जो है जिक्र किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में बंजारे जो है शहरी बाजारों में सामान अनाज पहुंचाने का इस्तेमाल इनका करते थे। अल-बेरूनी, यहाँ से देखो अल-बेरूनी और कबर, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर बार पेपर में, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका
इसको ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिए क्या है ये क्वेश्चन हमारा। तो अल बेरूनी को किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा गया? तो यह लिखा गया था हमारा बी, अरबी भाषा में। इसकी डिटेल हम पहले कर चुके, तो इसकी डिटेल आज की क्लास में नहीं करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो है HTET प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गए हैं, 1-2 पेपर ही बचा है बस। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अल बेरूनी को किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखी गई? यह अरबी भाषा में लिखी गई। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था? तो किस अवस्था में था? यह था हमारा 134 का आंसर रहेगा गतिहीन विकास। गतिहीन विकास था। स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय कृषि क्षेत्र था वह गतिहीन अवस्था में था। ठीक है, कोई गति नहीं थी कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, बस हम ज़्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, बस आज की क्लास में इतना ही। ये देख लेते हैं, एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को हम कहते हैं कोरियोलिस। क्या? कोरियोलिस। क्या कहते हैं? कोरियोलिस जो है ये बल कैसा होता है? कोरियोलिस बस बल जो होता है यह पृथ्वी के घूर्णन से जनित उत्पन्न बल होता है। पृथ्वी के घूर्णन से जनित उत्पन्न बल होता है कोरियोलिस। और कोरियोलिस जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम नहीं लिखना है आपको, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। और पृथ्वी को अपना घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड ये समय लगता है पृथ्वी को अपना चक्कर पूरा करने में। ठीक है, और कोरियोलिस एक आभासी बल होता है। कोरियोलिस एक आभासी बल होता है। ये इसकी डिटेल हुई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने वीडियो को इतना समय दिया। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।